चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हमारे जी, साथ जुड़े हुए हैं श्री तपेश कौशिक जी। हमारे साथ तपेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं, तो हम तपेश जी से भी निवेदन करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। तपेश जी, आप हैं अवेलेबल? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही स्वागत है जी जी, स्वागत है बहुत- जी। स्वागत है बहुत- डॉक्टर, स्वागत है, वेलकम डॉक्टर साहब। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद गौतम जी। मैं इस रविवार के इस महान सम्मेलन में इतनी शानदार उपस्थिति और जिज्ञासुओं के लिए मैं सादर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आप आज के दिन को बहुत अच्छे से वसूल करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है ज्योतिष का, बहुत बड़ा क्षेत्र है। कौन कहाँ से क्या सीखता है और कितना सीखता है और कैसे सीखता है, ये तीनों बातें सीखने वाले के ऊपर निर्भर करती है। ज्योतिष के समुद्र में हमारे तपेश जी के मुखारविंद से निकले हुए हर वाणी का हम प्रणाम स्वागत सर, करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सर, सादर प्रणाम। जय माई, जय माई, चमक नहीं। माई माई माई, जय माई। जी जी जी, राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को प्रणाम। बढ़िया सर। मैं आप सबसे अल्पज्ञ हूं और इतना जानकारी नहीं रखता, परंतु फिर भी मैं अपने विचार बहुत कम शब्दों में रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इससे सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। और देखिए, खगोल में ऐसा कहा गया है कि कोई ग्रह न तो खराब होता है और न ही बहुत बढ़िया होता है, और ये अपने काल के और कर्मों के आधार पर अपना अपना प्रभाव मनुष्य पर, मनुष्य क्या, वनस्पति, जल, प्रकृति, सब जगह इनका अपना अपना प्रभाव है। परंतु कुंडली में मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया, मैं उसकी बात करूंगा। मुझे मंगल से बड़ा ज्यादा आकर्षण है। देखिए, कहने में तो नाम बहुत सुंदर है मंगल, परंतु जो मंगल अपनी क्वालिटियों से कुंडली पर अपना असर डालता है तो वाकई देखने लायक बनता है, कमाल का है। इधर वराहमिहिर जी ने मंगल के ऊपर जो लिखा है वो मैं आपके सामने थोड़ा प्रकट करता हूं। कहता है कि मंगल के 5 मुख हैं, यानी कि खगोल में हमें मंगल 5 तरह से दिखाई देता है, जबकि हम कुंडली में केवल फलादेश पर मंगल को केवल एक ही दृष्टि से और एक ही प्रभाव से देखते हैं। तो उनके जो 5 नाम है मैं बता देता हूं। पहले नंबर पर उषण मुख है, नंबर 2 अश्रु मुख है, तीसरा काल मुख है, चौथा रुधिरानन है और 5वां असी मूसल है। ये अपने अपने लक्षणों पर और अपने अपने प्रभाव पर खगोल में जन्म कुंडली और जातकों पर प्रभाव डालते हैं। तो अब इन्हें सीखते कैसे हैं, मतलब इनको पकड़ते कैसे, मतलब कौन सा मंगल है और कैसा मंगल है, वो क्या प्रभाव डालेगा, ये थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। देखिए, मंगल यदि अपने उदय नक्षत्र या अर्थात जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हुआ उससे 7वां, 8वां और 9वां नक्षत्र यदि वक्री हो जाता है तो उस वक्री मंगल को उषण मुख कहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि मंगल उदय कब हुआ, उससे 7वां, 8वां और 9वां नक्षत्र, वहां जाकर यदि वो वक्री होता है तब जाकर वो उषण मुख नाम के मंगल का प्रभाव रहेगा। और यही वो मंगल है जो आग लगाता है, यानी कि अग्नि कर्म को प्रज्वलित करता है, भीषण कांड कराता है। इसमें उष्णता रहती है, बहुत गर्मी रहती है, विस्फोटक बना देता है, ये है वो। दूसरा अश्रुमुख, शायद कोई बोल रहे हैं क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ। नंबर 2 अश्रुमुख। अश्रुमुख में क्या होता है, जब जिस नक्षत्र से उदय होने वाले पर मंगल 10वां, 11वां और 12वें में नक्षत्र जाकर वक्री हो जाए तो उसे अश्रुमुख मंगल कहते हैं। और जब अश्रु का मतलब आप जानते हैं, आंखों, मतलब आंसू, एक तरह से पानी। तो ये क्या करता है, ये रोगों में वृद्धि करता है और अनावृष्टि करा देता है। देखिए, कहाँ मंगल वहां आग का द्योतक था, यहाँ बरसात भी लाता है। तीसरे नंबर के जो मंगल है वो है कालमुख। कालमुख में क्या होता है, अपने अस्तकालिक नक्षत्र से वो, क्या बोलूं, बोल मैं
क्या बोल रहे हैं? आ रही है आवाज आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। जी जी जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है ये अच्छे से आ 5 रही है। तरह के हैं। सर ये फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, फिर से थोड़ा। कौन से वाला बताइए, कौन से वाला? ये क्या चिता पूछ रहे थे? नक्षत्र वाला। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अपने यहाँ गोचर में वर्तमान में 24 सितंबर 2023 को मंगल चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में अस्त हुए हैं और अब ये 17 जनवरी 2024 को पूर्वाषाढ़ा के पहले चरण में उदय होंगे, वो भी पूर्व दिशा में। आप इन्हें देख भी सकते हैं खगोल में। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आसमान में देखेंगे तो आपको जो ग्रह हैं वो स्पष्ट बिल्कुल दिखेंगे और उसी कीर्तिमान में दिखेंगे जो इनका स्वरूप शास्त्रों में दिया गया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वराहमिहिर जी द्वारा रचित बृहत संहिता के आधार पर बोल रहा हूँ। अब यही चीजें जब खगोल में प्रकट होंगी वहां से आपके जातक की कुंडलियों पर प्रभाव डालेंगी। अब क्या होगा, नक्षत्रों का जब संचारण होता है तो उसका जो फल वो कहते हैं, यदि मंगल पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी में उदय होते हैं और उत्तराषाढ़ी में वक्र बन जाते हैं यानी कि वक्री हो जाते हैं और रोहिणी में अस्त हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये तीनों लोकों में मतलब खगोल में, धरती पे और पाताल में उनको पीड़ा देता है। दूसरा, यदि मंगल स्वर्ण नक्षत्र में उदय होते हैं और पुष्य नक्षत्र में वक्री हो जाते हैं और तब जाकर ये नक्षत्र जिस दिशा में उदय हो रहे हैं उन देशों में रहने वाले लोगों को पीड़ा देते हैं। तीसरा, जब मंगल मघा नक्षत्र में आने पर वक्री होते हैं तब वो वहां उस जिस क्षेत्र में है वहां के राजाओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का भय करने वाला और अनावृष्टि का कारण बनता है। बाकी और जो बच गए दूसरे नक्षत्रों में सामान्य फल रहता है। अब यदि मंगल मघा नक्षत्र को पार करता हुआ और विशाखा नक्षत्र में आता है तब ये दुर्भिक्षी यानी कि एक तरह से भूखमरी वाला योग बना देता है और उसमें मतलब जनगणों को महामारी का बिल्कुल पक्का रोग देता है। वहां पर किसी ऐसी तरह का रोग देता है जिससे लोगों को महामारी फैल जाती है। ये कब होगा, जब मंगल मघा नक्षत्र से पार करता हुआ विशाखा में आएगा तब वाले में ऐसा करता है। तब रोहिणी नक्षत्र में मंगल यदि पार कर देता है। अब इसके अलावा अब जो मंगल जो बच गया, जो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा, जिसका हम प्रेडिक्शन करते हैं मतलब भविष्यवाणियां मंगल के फल को करते हैं, वो सामान्यतः मंगल क्या है कि मांगलिक के योग में उसने 5 घरों को पहले ही चुन रखा है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। यहाँ तो इनका विशेष फल है और उनके प्रभाव आप सब जानते हैं। अब जब बाकी जो बच गए उनमें से जब छठे में मंगल है और 10वें में मंगल है, उसका प्रभाव भी मेरे ख्याल में आप सभी जितने भी यहाँ विद्वान बैठे हैं एक क्षण में पता कर लेंगे कि जब यहाँ मंगल है तो वो क्या प्रभाव डालता है। मेरे हिसाब से 12 घरों में से कहीं भी आप मंगल को एडजस्ट करेंगे उसका अति संवेदनशील फल उस जातक पर पड़ता है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर मैं कंट्रोलिड करूं, जो मैंने कुंडलियों पर देखा, जिन लोगों से मैंने इन पे बात किया, जिनका जहां जहां मंगल है उनसे मैंने जो प्रेडिक्शन लिया है, उनमें से मैं आपको एक चित्रा नक्षत्र पर जो मंगल है उसका फल बताना चाहूंगा। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला हो और उसमें मंगल वहां हो तो उस मंगल का क्या फल रहता है कि वो बहुत क्रोधी बन जाता है और मतलब ये कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी पत्नी से विच्छोद भी कर लेता है, मतलब उनके तलाक की नौबत भी आ जाती है। यानी चित्रा में, जबकि चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा ये तीनों मंगल के खुद के अपने नक्षत्र हैं, फिर भी वो चित्रा नक्षत्र पर इतना प्रभाव छोड़ देता है। जातक क्रोधवश होकर अपना सब कुछ लुटा भी देता है, मतलब उसके पास कुछ ऐसा नहीं बचता कि वो बचा सके। उसकी पत्नी से तंग आकर उसके माँ बाप उसके पास तक नहीं जाते, और उसकी पत्नी को दूसरे घर में जाना पड़ता है, दूसरे की शरण लेनी पड़ती है और अंत में वह अपनी पत्नी के साय में उपेक्षित होकर, मतलब पत्नी होते हुए भी मतलब वो इज्जत नहीं पाता जो एक वर को होनी चाहिए।
इतना प्रभाव मंगल चित्रा नक्षत्र में करता है। मैंने कुछ कुंडलियों में इसका प्रभाव ये देखने को मिला। जो मेरे पास जो कुछ समय में पिछले सम्मेलन से और इस सम्मेलन के बीच में मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके ढूंढा, वो सब मैंने आपके सामने प्रकट किया। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बहुत इससे कुछ सीख पाएंगे या आगे इसके लिए अभ्यास भी करेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए और इस सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मैं प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तपेश जी, बहुत ही मजा आया आज मंगल के बारे में, अलग अलग तरीके से जानकारियां हमें मिली हैं। बहुत सुंदर जानकारी सर, जी जी, बहुत अच्छा लगा जी। तो जी जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं। डॉक्टर राजेश ओझा जी, स्वागत करता हूं आपका। जय माई की, जय माई की। एक मिनट मेरे प्रभु, एक मिनट। एक मिनट, मैं पुनः दोबारा ज्वाइन होता हूँ, शायद मुझे लगता है डिस्टर्ब है इसमें। जी राजेश ओझा जी जब तक आ रहे हैं तब तक हम सुनते हैं हमारे भाई जालंधर से आशु मल्होत्रा जी को। आशु मल्होत्रा जी बहुत अच्छे विद्वान हैं और इनकी खासियत ये है कि ये जब वक्तव्य देते हैं तो साथ में बीच में हंसने हंसाने का काम भी करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं आशु मल्होत्रा जी का। आशु जी, आप हैं अवेलेबल? जी जी भाई जी, अश्विनी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आशु जी का। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ज्योतिष के लिए कि एक ही मंच पे इतने विद्वान को इकट्ठा करके और आपस में जो हम एक दूसरे को ये ज्ञान दे रहे हैं, इसी से ज्योतिष बढ़ता है। तो सबसे पहले तो अश्विनी भाई को बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं सभी विद्वानों को भी साधुवाद करता हूँ जो ज्योतिष क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शिव की कृपा से अगर हमें ये एक विद्या मिली है कि जिससे हम अच्छा समाज बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि भगवान की कृपा हमारे पर हुई है। तो अभी मैंने सुना सबको, क्योंकि कहते हैं सुनने से ही ज्ञान बढ़ता है और उस पर ही रिसर्च होती है। जैसे अभी भाई जी ने मंगल के ऊपर बहुत अच्छा बोला, उससे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला, नक्षत्रों पर बोला, प्रश्न कुंडली पर बोला। बहुत ही अच्छा ये है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं कुछ बोलूंगा राहु पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 अक्टूबर शाम 5:43 पर राहु मेष राशि छोड़कर मीन राशि में आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमारे देश पे क्या प्रभाव डालेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर घर में रहने वाला जो मेन किरदार है या मेन सदस्य है, जब उसके ग्रह अच्छे हो जाए, उसका टाइम अच्छा आ जाए, तो परिवार खुद ही तरक्की कर जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे देश की कुंडली में अगर ये गोचर अच्छा हुआ, तो हम सभी तरक्की कर ही जाएंगे। तो इसकी थोड़ी सी गणना करूंगा मैं इसमें कि अगर 15 अगस्त 1947 के हिसाब से देश की कुंडली बनाई जाए, तो वो बनती है वृषभ लगन की, और लगन में ही राहु है और सप्तम भाव में केतु है। दूसरे घर में मंगल है, तीसरे में सूर्य, शनि, बुध, चंद्र और शुक्र है, और गुरु है छठे भाव में। तो काल सर्प योग की कुंडली लेके चले हैं हमारा भारत। और 1947 से लेके अब तक बहुत संघर्ष किया है हमारे देश ने, बहुत कुछ देखा है, देशवासियों ने मिलकर काम किया है। क्योंकि राहु लगन में जब भी किसी कुंडली में हो जाए, तो वो जो लगन है वो तखत है, तखत, और हमारा शरीर भी है, यानी तखत पे बैठा हुआ राजा। लेकिन राहु का कार्य क्या है कि वो हमेशा भूकंप लेके आते हैं, तो तखत हिलता रहता है, लेकिन वो राजा कभी तखत से गिरता नहीं। तो जीत उसी की होती है अगर यहाँ पे मंगल और सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए। क्योंकि पहला घर मंगल का है और वहां पे सूर्य उच्च के हैं। तो हमारी देश की कुंडली में सूर्य पराक्रम के घर में है, जहां में शनि भी साथ में है, चंद्र भी साथ में है, शुक्र भी और बुध भी। यानी हमारे देश में इतना पराक्रम है कि पूरा देश मिलके ऐसे कार्य कर सकता है कि वो विश्व गुरु बन सकता है आने वाले समय में। और मंगल का दूसरे घर में बुध की राशि में बैठना, यानी हर किसी का जवाब बहुत ही अच्छे से देना जानता है हमारा देश। और छठे में गुरु का होना, तो गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर का नाश ही कर देते हैं, यानी कर्ज, शत्रु और रोग खत्म ही हो जाएंगे। और वर्तमान में हमारे देश के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, जो 2029 में आके खत्म हो जाएगी।
और राहु जब भी 18 साल की दशा लेकर आते हैं तो पहले 6 साल उनके बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं और अगले 6 साल मध्यम होते हैं और लास्ट से 6 साल में वो सब कुछ देके जाते हैं जो भी मनोकामनाएं उस जातक की होती हैं। तो आप देखें 2023 से लेकर 29 तक लास्ट 6 ईयर हैं राहु के, और ये 2023 जो हमारे देश के ऊपर आया है ये विश्व गुरु बनने वाले कार्य हमारे देश से करवा रहा है। सबसे पहले चंद्रयान का चंद्रमा पे बहुत ही अच्छे से पहुंचना और वहां पे पहुंचना जहां पे अब तक कोई भी पूरे विश्व का देश नहीं पहुंच पाया, यानी कि उसके साउथ साइड पर पहुंचना और वहां पे माइनस डिग्री 150 से 200 डिग्री माइनस टेम्परेचर होना, वहां पे उतरना, लैंड होना। इसके बारे में मैंने फेसबुक पे ये पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो चंद्रयान है ये पूरी ज्योतिष की गणना के हिसाब से भेजा जा रहा है और ये सफल ही होगा। तो वो सफल हुआ है क्योंकि वो जिस 6 बजे शाम को उतरा था वहां पे, 1 घंटा पहले जो मैंने प्रश्न कुंडली लगाई थी तो वो मकर लगन की बनी थी, तो वो शनि का लगन बना था और शनि दूसरे घर में थे, तो जो ठंडा इलाका है वो शनि का है, तो वहां पे उतरना उसका और उस जगह का नाम शिव शक्ति रखना, ये सबसे बड़ी बात है। ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। और दूसरा कार्य हमारे देश में हुआ G20, और G20 से पूरे विश्व के देशों के बड़े बड़े प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारे आए और हमारे देश को बढ़ावा दिया। ये सारा कुछ आगे आने वाले समय में हमारे भारत को विश्व गुरु बना रहा है। और सबसे पहले मैं, जब भी हम ज्योतिष में काम करते हैं सभी, तो जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर बृहस्पति के घर खराब हुए हैं, यानी 2, 5, 9 और 12 और 11वें घर के वो कारक हैं, क्योंकि 11वां घर शनि की अदालत है, जज वहां पे बृहस्पति है। अगर ये घर खराब हो बुध से या राहु से या शनि से या केतु से, तो यहाँ पे पितृ दोष का कहीं ना कहीं अंश आ जाता है उस कुंडली में। तो पितृ दोष का सबसे बड़ा निवारण होता है कि आप अपनी कुल देवी के साथ जुड़े, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें, या आपके परिवार ने किसी को गुरु बना के रखा है, वहां पे आपका जाना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक आप वहां नहीं जाते तो आपके कई कार्यों में रुकावट आती है और आप वहां उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि मैं यही बात करूंगा कि अगर आपके घर में कोई पाइप बंद हो जाए पानी वाली, तो वहां से पानी जाएगा नहीं, या आपका टैप खराब हो जाए, नल खराब हो जाए जहां से पानी आपके लिए आता है, तो ये रुकावट हमारे जीवन के हर कार्य में बनी रहती है। हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है और जब तक हम अपनी कुल देवी, या पंजाबी में जठेरे भी बोलते हैं उसको, नहीं जुड़ते तो वो बाधा नहीं हटती। तो यहाँ पे हमारे देश की जो कुल देवी है वो है श्री राम। तो आने वाली मकर संक्रांति पर 2024 में अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की स्थापना हो रही है, तो ये आपकी देश की कुल देवी है, ये आपके देश के जठेरे हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर हमारे कुल देवी का, हमारे कुल देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद आ गया तो देश कहाँ जाएगा। 2029 से हमारे देश के ऊपर बृहस्पति की महादशा आएगी, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। तो ये बात हुई है राहु के हमारे देश की कुंडली के बारे में। अब राहु का जो गोचर हुआ है हमारे देश की कुंडली के हिसाब से देखूं, वृषभ लग्न की कुंडली है तो वो 11वें घर में आ जाएंगे कल से, और शनि चल रहे हैं 10वें घर में, और यहाँ पे राहु अपने से तीसरे जा रहे हैं, मतलब उल्टा जाते हैं वो राहु। तो राहु की गणना मैं उल्टा ही करूंगा जैसे वो गोचर करते हैं, यानी 2, 1, 12, तो अपने से तीसरे में जा रहे हैं राहु। तो तीसरा घर कुंडली में कौन सा है, वो पराक्रम का घर है। कुंडली में तीसरा घर किससे प्रभावित है, वो बुध का घर है, लेकिन वहां पे कारक कौन है, मंगल है। तो इस घर में ज्यादा मंगल की चलती है, बुध से ज्यादा मंगल की चलती है। वो क्यों, क्योंकि मंगल को चीता बताया गया है और बुध को बकरी। और तीसरे घर में राहु की भी पावर बहुत बताई गई है लाल किताब में कि यहाँ पे वो पराक्रम बढ़ा देता है। तो आपके देश का पराक्रम बढ़ने वाला है बहुत ऊंचाई से 18 महीनों में। और अगर मैं बात करूं वहां से हमारे चंद्र कुंडली की, जो हमारी देश की राशि है वो कर्क है, 1947 के हिसाब से जो कुंडली बनी है उसके हिसाब से हमारे देश की जो जन्म कुंडली है, राशि है, वो कर्क राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में है, और कर्क राशि के ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है। तो हमारे आगे चैलेंज तो आ रहे हैं देश पर, लेकिन वो चैलेंज हमारा देश पूरा कर रहा है।
और चंद्रमा से राहु की जो स्थिति हो जाएगी कल से, वो पंचम में चली जाएगी, यानी 9 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी चंद्रमा से राहु पंचम भाव में चले जाएंगे, और राहु से जो हमारी राशि है कर्क, वो नवम भाव बताती है, 5 और 9। तो यहाँ पे हमारे सोच समझ से लिए हुए फैसले हमारे देश के हमारे भाग्य की वृद्धि करेंगे। और जैसे ही हमारे देश की, जैसे श्री राम जी की स्थापना होगी, तो वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि नवम भाव पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो वो हमें अपने धर्म का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारा देश बहुत ज्यादा भाग्य वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो कुंडली के 11वें घर में राहु के आने से ऐसी ऐसी आविष्कार होंगे हमारे देश में, ऐसी ऐसी नई रचनाएं आएंगी हमारे देश में कि पूरा विश्व देखेगा कि भारतवर्ष क्या क्या कर रहा है आगे आने वाले समय में। तो क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग जब भी कोई ग्रह 10वें या 11वें घर में बैठता है, तो अगर वहां पे शनि की स्थिति अच्छी हो, तो वहां पे उस ग्रह के अच्छे फल ही मिलते हैं। तो यहाँ पे राहु 11वें घर में आके बैठेंगे, तो शनि अपने घर में बैठे हुए 10वें में, तो यानी अब राहु जो है शनि के प्रभाव में आके उसे अच्छे फल ही देने पड़ेंगे। तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो अभी मैंने पिछले साल 2 साल से एक मैं भविष्यवाणी करता आ रहा हूं, वो भी सच होती जा रही है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे उसकी भी कर लूंगा, अगर अश्विनी भाई जी कहें। अश्विनी जी सुन रहे हैं आप? अगर आप कहें तो मैं आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो मैं 2 साल पहले से एक भविष्यवाणी करता आ रहा हूँ शनिदेव के बारे में, वो अब सच हो रही सारी, कि जब 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि में आकर बैठेंगे, तो वो 30 साल बाद कुंभ राशि में आकर विराजमान हुए हैं। अब वो 4 नवंबर से मार्गी भी हो रहे हैं। तो जब वो 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में आकर बैठेंगे, तो वो नए करोड़पति पैदा कर देंगे और पुराने डाउन कर देंगे। जिन्होंने पिछले 30 सालों में शॉर्टकट से पैसा कमाया है, वो डाउन चले जाएंगे, और जो पिछले 30 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो नए करोड़पति बनेंगे। तो आप ये देख लें, दुनिया में ये चीजें हो रही हैं। पीछे कुछ महीने पहले दुनिया के टॉप 10 करोड़पति पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज देखने गए थे, तो वापस नहीं आए। अब उनकी जगह पर नए करोड़पति विराजमान हो जाएंगे। आने वाले समय में भी ये चीजें वो शनिदेव आपको दिखाते रहेंगे। अभी उन्होंने उत्तराखंड में भी बहुत रंग दिखाया है, जो लोग खुद को भगवान समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये बता रहा हूं मैं आपको कि शनि भगवान शिव के शिष्य हैं, और शनि कर्म फल दाता है। तो भगवान शिव को आपकी चढ़ाई हुई हर वस्तु उन्हें कबूल है, चाहे आप कुछ भी चढ़ा दें उनको, उन्हें हर चीज आपकी कबूल है, लेकिन वो आपका अहंकार कबूल नहीं कर सकते। और शनि की भी यही कर्म फलदाता होने के नाते उनका यही नियम है कि आपका मैं अहंकार नहीं देख सकता। जिस दिन आपने खुद को भगवान मान लिया, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि भगवान कौन है। तो अभी भी आप दुनिया में ये देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। अगले 2 साल तक शनि यही कार्य करते रहेंगे। तो जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, वो आने वाले समय में नए करोड़पति बन सकते हैं। उनकी तरक्की बहुत होने वाली है। तो ये चीजें शनि और राहु की हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी जानकारी, बीच में आवाज आ रही है प्लीज। और तुम लोग बोल रहे हो मेरा। हाँ जी, कविता जी अपना माइक कर ले बंद। जी सर। जी अश्विनी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी वर्तमान समय में कुछ सवाल होते हैं, मेरे पास क्लाइंट बहुत आते हैं, आप सभी के पास भी आते होंगे, औलाद को लेकर। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च मैंने किया है। लक्ष्मी जी, सर किसी का माइक ऑन है। आप माइक किसका? इको हो रही है आवाज किसी माइक की। तो यहाँ पे एक गणना की है मैंने कि जैसे 9 महीने हैं गर्भ धारण करने के बाद, वो 9 ही ग्रह हैं हमारे, तो हर महीने में एक ग्रह आपके गर्भ पर प्रभाव करता है। तो अगर कुंडली की जांच करके उस ग्रह के उपाय कर लिए जाए और उससे ग्रह को प्रसन्न कर दिया जाए या शांत कर दिया जाए, तो हम गर्भ को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी ये दे दूंगा कि कौन से महीने में कौन सा ग्रह आपके गर्भ पे प्रभाव करता है। सबसे पहले तो जिन स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा को मंगल ना देख रहा हो, तो उनकी
गर्भ करने की जो पावर है थोड़ी कम होती है, क्योंकि बॉडी में जो चंद्रमा है वो पानी है और मंगल हमारा ब्लड है। तो इनका दोनों का मिलन होने से ही गर्भ धारण होता है और उसका आगे जाके जन्म भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला महीना है गर्भ धारण करने के बाद वो शुक्र का होता है, क्योंकि शुक्र को वीर्य बोला गया है। तो पहला महीना होता है शुक्र का, दूसरा महीना होता है चंद्रमा का, इसी के द्वारा तीसरा महीना मंगल का, चौथा महीना होता है सूर्य का, और पांचवा महीना होता है देवगुरु बृहस्पति का, छठा महीना होता है बुध का, और सातवां महीना होता है शनि का। इसके बाद आठवां महीना फिर चंद्र का और नौवां महीना फिर सूर्य का। इसमें राहु केतु को नहीं लिया गया। जैसे ही नौवां महीना सूर्य का आता है तो बच्चा जन्म लेके गर्भ से बाहर आता है। अगर हम इन 9 महीनों को ग्रहों के अनुसार देख लें और जिनके गर्भ हुआ है उनकी कुंडली जांच लें और उनके जीवन साथी की कुंडली को जांच लें, तो उन ग्रह जिस महीने में जो ग्रह खराब हो रहा है उसके उपाय करवाए जाए उस दंपति से, तो उनका गर्भ बच सकता है और उनका बच्चा या दुनिया में आ सकता है। तो ये एक गणना है तो गर्भ धारण करने की। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जिन स्त्रियों की कुंडली में मंगल चंद्रमा को नहीं देखता तो आफ्टर 40 ईयर उनका जो यूट्रस है वो रिमूव हो जाती है। कई कुंडलियों में मैंने ये जांच की है, देखा भी है, आप भी देख सकते हैं। तो अभी किसी ने बोला था कि अगर किसी की जन्म तिथि ना हो तो उसकी कुंडली कैसे देखी जाए। ये परेशानी मेरे साथ बहुत हुई। पिछले 2-2.5 साल मैंने ये देखा कि जिनकी जन्म कुंडली नहीं है तो हम उनकी कुंडली कैसे देखेंगे। उनके बच्चों से भी देखी तो वहां से तो देखा, पर लेकिन वो चीज मुझे लगा कि इसकी खोज करनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो वहां पे एक फार्मूला मैंने यूज किया है। ये फार्मूला मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये फार्मूला लिया है मैंने, तो इस पे अभी और काम कर रहा हूँ। तो ये लेकिन फार्मूला काम कर रहा है। अब आपके सामने कोई आकर बैठ जाए, उसके पास जन्म कुंडली ना हो अपनी और ना ही उसके पास जन्म तिथि हो, तो यहाँ पे एक कार्य किया जा सकता है कि सामने बैठे जातक को ये बोला जाए कि आप 2 मिनट लेके बिल्कुल मन शांत कर लें अपना, और जो पहला नंबर 1 से लेके 9 तक आपके मन में पहला नंबर आता है वो हमें बता दिया जाए। हम आपकी जन्म कुंडली का विवरण आपको देंगे। तो यहाँ पे मैंने कई लोगों की कुंडली को ऐसे देखा है। जी जी सर, ये तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर। जो सामने आदमी जी। बैठा होता है उसको 1 से लेके 9 तक नंबर पूछने हैं या 1 से 12 तक पूछने होते हैं? सर 1 से 9 लेके मैं पूछता हूँ। मैं पहले आपसे ठीक है। आपको बताता हूँ, फिर आपसे बात भी कर लेता हूँ मैं। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सामने वाले बैठे जातक को हम 1 से लेके 9 तक बोलने के लिए बोलेंगे कि मन में जो पहला आपके अंक आ गया वो हमें बताएं। तो वो जैसे ही बताता है, यानी उसने अगर मुझे सपोज कीजिए 6 नंबर बता दिया मुझे, तो न्यूमेरिकल में 6 नंबर और शुक्र का बताया गया है। तो आप उसी समय का पंचांग खोल लें, जिस राशि में शुक्र बैठा है उसे लगन बना लें, आप उसे ही लगन बना लें। जैसे अभी किसी ने 6 नंबर बोल दिया तो अभी सिंह राशि में शुक्र चल रहे हैं, तो सिंह लगन की कुंडली बनेगी और उस कुंडली के आधार पर आप उसका विश्लेषण कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे जैसे ग्रह जिस जिस घर में बैठे हैं और वहां पे जो महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ बोलेंगे, तो वो आपको अगर मतलब बहुत अच्छे से देख लिया गया तो वो आपको हाँ ही बोलेगा कि ये चीजें मेरे साथ चल रही हैं, आप उसके मुझे रेमेडीज दें। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, आगे और भी काम करते रहेंगे, लेकिन मुझे था कि मैं आपसे ये चीज साझा अवश्य करूं। तो मैं जाते जाते एक लास्ट यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा। कुछ मैंने रिसर्च की है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। लाल किताब फरमान के साथ चलती है हमेशा, उसमें फरमान होते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन होती है। तो मैंने एक फरमान लिखा है, मैंने 1-2 मंच पे बोला भी है, उसको अप्रिशिएट भी किया गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे विरोध भी हुआ है। लेकिन मैं आज अपने इस मंच पे जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि अश्विनी भाई मेरे भाई तो है ही हैं, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं और बहुत बड़ा वो कार्य लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगा, ये तो मेरा अपना मंच है, यहाँ मैं जरूर बोलूंगा, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने एक फरमान लिखा है कि कुदरत जब ग्रहों के साथ मिलकर अपना खेल दिखाती है तो वो खेल इंसान की किस्मत बन जाती है। तख्त पर बैठा हुआ ग्रह जब भाग्य चमकाता है तो उस इंसान के सामने पूरी दुनिया अपना सर झुकाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, 12 जो हमारे 12 भाव है कुंडली में, 12वां घर कुदरत का है और 9वां घर किस्मत का। तो अगर ये 12वें या 9वें घर के मालिक तख्त पर बैठ जाए, यानी लगन में बैठ जाए,
और आपके ऊपर इन ग्रहों की महादशा आ जाए, फिर आप दुनिया पे राज करोगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा लग्न में है, और 2014 में चंद्रमा की महादशा आई, जो नवम भाव का मालिक है, किस्मत जाग गई और वो तख्त पर बैठ गए और आज तक बैठे हुए हैं। तो 10 साल की दशा थी और 24 में इलेक्शन है दोबारा। तो ये तभी होगा, आप किसी की कुंडली में देखें, ये आपको 100% रिजल्ट आएंगे कि जब भी किस्मत या कुदरत का साथ मिला और वो ग्रह तख्त पर हुआ तो आप राज करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें हैं। और इसके बाद मैंने एक चीज और बनाई थी अश्विनी भाई, इसके बाद मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि जन्म के साथ तो जातक अपने ग्रह लेके आता ही है, लेकिन मरने के साथ साथ वो लेके भी जाता है साथ में। तो मैंने ये देखा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो 9 ग्रह उसके साथ कैसे जाते हैं। तो इस पे ही एक व्याख्या है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो पहला रोल आता है केतु का। केतु को चारपाई बोला गया है, और मृत व्यक्ति की जो चारपाई है वो लकड़ी का फट्टा होता है जिसे 4 लोग कंधा देते हैं। पहला रोल है केतु का। और उसके बाद उस मृत व्यक्ति के ऊपर आता है कफन, जो देवगुरु बृहस्पति का है। केतु के बाद बृहस्पति, केतु मोक्ष के द्वार पे लेके जाने वाला ग्रह है, तो पहला केतु है, और उसके बाद बृहस्पति, जो उसके ऊपर हमने कफन डाला है। फिर जब उस मृत व्यक्ति को शमशान घाट पे लेके जाते हैं तो वहां पे एक सीमेंट का थड़ा बना होता है, सीमेंट का, जिसके ऊपर उसको लिटाया जाता है, वो है शनि का। सीमेंट शनि का है, वो थड़ा शनि का है। जब उसको ऊपर लिटाया जाता है तो फिर आता है मंगल का घड़ा, जिसमें चंद्रमा का जल भरा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। और उसके बाद मृत व्यक्ति को जब अंदर लेके जाते हैं संस्कार करने के लिए, तो सबसे पहले उसके मुख में शुक्र का देसी घी डाला जाता है। फिर मंगल की चिता की आग जलाई जाती है, उसमें से राहु का धुआं निकलता है, और जब चिता जल जाती है तो उसके बाद जो अस्थियां हैं वो सूर्य की हैं, और जो बची हुई राख है वो बुध की है। तो ऐसे 9 ग्रह जातक अपने साथ लेके जाता है। तो यही कर्मों का हिसाब है। हमारे ग्रह हमें कर्मों का फल ही देते हैं जीवन भर। तो आज के इस मंच पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है। सभी विद्वान हैं, सभी ने मुझे बहुत प्यार से सुना। मैं जाते जाता अश्विनी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो जब भी ऐसी चीजें करवाएंगे मैं हमेशा उनके साथ ही हूँ, जहां भी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैं तो भाई के साथ हूँ। भाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय शंकर। धन्यवाद आशु मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा ज्ञान आज हमें आशु जी ने दिया है, हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं।